हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। इससे पहले हम 14 चैप्टर कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है एयर। ठीक है, एयर अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हवा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि हमें जो लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़रूरत होती है हवा की। ठीक है, उनका रिक्वायरमेंट होता है कि उनको हवा की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, लिविंग थिंग्स को। ठीक है, और क्या हमने एयर को देखा है कभी? तो वो प्योरली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी वजह से हम उसको देख तो नहीं सकते लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। जब अच्छा मौसम होता है जैसे आजकल है, तो हम लोग अगर बाहर जाएं तो वो हम बॉडी पे फील करते हैं कि हमें हवा लग रही है और अच्छा फील करते हैं। यहाँ पेड़ों को हिलता हुआ देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हवा जो है वो चारों तरफ है। क्लोथ्स जो होते हैं वो हिलने लगते हैं जो फैले हुए होते हैं, या अगर हम बात करें पेजेस की, बुक्स कोई रखी होती है तो इसके पेजेस जो होते हैं वो उड़ने लगते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये हवा चल रही है। जैसे कि हम एक बुक रख दें और अगर फ़ैन को स्विच ऑन कर दें तो वो क्या होता है, वहाँ पर वो हवा से पेजेस जो होते हैं वो उड़ने लगते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि ये एयर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मूविंग एयर होती है वो ही उसी के थ्रू क्या होता है, आपकी जो काइट होती है वो भी फ्लाई करती है, या बर्ड्स होते हैं वो भी जो हवा में उड़ते हैं ऊपर, वो भी एयर की वजह से ही उड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 5 में देखा था, एक्टिविटी 3 की थी, जिसमें हम लोगों ने इस हवा की वजह से, एयर की वजह से क्या किया था, सैंड और सॉ डस्ट को अलग किया था बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ठीक है, एक औरत थी जो कि ऊंचे पे खड़ी हो गई थी टिल्ट करके अपना सूप जो होता है, और उसको उसने क्या किया था, विनोइंग प्रोसेस के थ्रू उससे उसमें से अलग किया था। जैसे कि अगर कहा जाए तो हस्क को अलग किया जाता है, भूसा जिसको कहते हैं, तो ये सब अलग किया जाता है। सेपरेट करने के सेपरेशन में हमने पढ़ा था विनोइंग प्रोसेस। तो इसमें भी मेजर रोल आपकी विनोइंग प्रोसेस में अगर देखा जाए तो एयर की वजह से ही प्रॉपरली विनोइंग होती है। ठीक है, जैसे हम हस्क को या भूसे को अलग करते हैं तो वो विनोइंग प्रोसेस के थ्रू हम उससे फटकते जाते हैं और वो हवा की वजह से उससे सेपरेट होता जाता है। तो जो विंड है, हवा है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। या अगर हम देखें कि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि स्टॉर्म्स आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से, स्पीड से क्या होती है, हवा चलती है, और यहाँ तक कि वो ट्रीज़ को भी उड़ा देती है, और यहाँ तक कि जो छप्पर होते हैं, छप्पर अगर कहें जो रूफ टॉप्स होती हैं जो प्रॉपरली सीमेंटेड नहीं होते हैं, वो भी वहाँ तक के उड़ जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो पिक्चर दिख रही है, जैसे हमें टाइप्स ऑफ फिरकीज़ दिख रही हैं, ये गांव के जो बच्चे होते हैं ये इस तरह की फिरकी बनाते हैं, और अगर इससे हवा चल रही होती है तो ये अपने आप चलती जाती है, रोटेशन होता जाता है इसमें। और अगर हवा नहीं चल रही होती तो बच्चे इसको क्या करते हैं, लेके दौड़ते हैं, जिससे ये मूव करती है। ठीक है, तो ये सब एयर की वजह से ही पॉसिबल है। अब एक्टिविटी 1 में आपको टीचर्स के साथ इस फिरकी को बनाना है, और इस तरह की यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी गई है, आपको इसको बनाना है, देखना है कि जब हवा चल रही है तो ये रोटेशन किस तरह से कर रही है। ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि जो एयर है वो मूव कर रही है, और एयर की मूवमेंट की वजह से ही फिरकी रोटेट कर रही है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपका जो वेदर कॉक होता है इस तरह से, तो इसमें जब भी आपकी हवा चलती है, एयर ब्लो करती है, तो उससे क्या होता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है। जो भी इसका डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन हमें पता चलता है कि हवा इस टाइम किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ आ रही है। तो ये वेदर कॉक जो होता है इसीलिए यहाँ पे बना होता है, ये पॉइंट करता है कि हमारी जो एयर है वो किस डायरेक्शन को मूव कर रही है। इसी तरह हम आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गई। यहाँ पे अब इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हवा हर जगह प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ। ठीक है, तो इसको हम किसके थ्रू समझेंगे, एक्टिविटी 2 के थ्रू समझेंगे। इसमें हमें क्या करना है, एक एम्प्टी ओपन बॉटल, जो भी हम बॉटल पानी के लिए यूज़ करते हैं उसको हमें क्या कर लेना है, खाली कर लेना है, और एक हमें टब ले लेना है, या पे हम बकेट भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसको हमें सीधा सीधा बॉटल को, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है वैसे हमें यहाँ पे इसको लेके जाना है। जब हम यूँ लेके सीधा पानी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर पानी अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर पूरे में हवा भरी हुई है, एयर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा, जैसे पिक्चर 2 में दिखा रहे हैं, टिल्ट करके थोड़ा सा बॉटल को टिल्ट करेंगे तो धीरे धीरे एक तरफ से एयर निकलती जाएगी बबल्स के फॉर्म में, और दूसरी तरफ से पानी की एंट्रेंस बॉटल में शुरू होती जाएगी। ठीक है, और वो भरता चला जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। यहाँ तक कि एक बॉटल है जो कि ट्रांसपेरेंट दिख रही है, हमें नहीं लगता है ऐसे देखने में कि इसमें एयर होगी, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस बॉटल के अंदर तक एयर है। ठीक है,
यहाँ पे ये बता रहे हैं इट इज़ एयर दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल। यहाँ पे एयर है जो कि बॉटल के अंदर थी। वो हमें इस एक्सपेरिमेंट या इस एक्टिविटी 2 के थ्रू समझ में आ गया कि इसके अंदर एयर थी, और जब जैसे ही हमने उसको टिल्ट किया वो एयर उधर से निकलना शुरू हुई और दूसरी तरफ से पानी अंदर जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि जो स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए जो एयर होती है वो क्या करती है, स्पेस ले लेती है, और जैसे जैसे वो हटती जाती है वैसे वैसे हमारा पानी अंदर की तरफ बढ़ता चला गया। ठीक है, दिस एक्टिविटी शोज़ दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जिससे हमें समझ में आता है कि एयर जो होती है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, जो कि हमें दिखता नहीं है, क्योंकि एयर जो होती है वो प्योरली, उसमें कोई भी कलर नहीं होता, वो पूरी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एयर का कोई कलर नहीं होता, वो पूरी तरह से क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इसी तरह जो हमारी अर्थ है जो कि एक थिन लेयर से सराउंड रहती है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो वो चारों तरफ से जो सरफेस ऑफ जो अर्थ है उसके चारों तरफ वो है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड है किलोमीटर्स के फॉर्म में। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये जो हवा होती है वो रेयरर होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ पे यही बात बता रहे हैं, दिस लेयर एक्सटेंडेड अप मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर पूछा जाए एटमॉस्फेयर क्या होता है तो आप बता सकते हैं। एज वी मूव हायर, जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे एटमॉस्फेयर में, वैसे क्या हो जाती है, एयर रेयरर होती जाती है। ठीक है, एयर कम होती जाती है, हमें ये याद रखना है। ठीक है, अब एयर कम होती जाती है, इसको भी हम कैसे समझेंगे, जो माउंटेनियर्स होते हैं जब ऊपर की तरफ वो जाते हैं तो वो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो उनकी बॉडी में क्या होती है, थकान होती है, थकते हैं वो, तो जो ब्रीथिंग होती है वो तेज़ होने लगती है, नॉर्मल ना होकर ब्रीदिंग तेज़ होती है, और ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है ब्रीदिंग के लिए। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, ताकि इनको प्रॉपरली जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू मिलती चली जाए। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट सीखे, एक तो ये कि जब ऊपर की तरफ हम एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगे, ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे एल्टीट्यूड्स पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो एयर होती है वो रेयरर हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो भी कम हो जाएगा। और क्योंकि हम थक रहे होते हैं ऊपर चढ़ने की वजह से, तो हमें ब्रीदिंग की, नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उससे ज़्यादा ब्रीदिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा चाहिए। इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चला यहाँ पे अच्छे से। अब नेक्स्ट बता रहे हैं व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। अब बात करें, ये अभी हम शुरू से पढ़ते जा रहे हैं, एयर है, तो ये एयर एक्चुअल में किससे मिलके बनी है, हम इसके बारे में पता करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत जो 18th सेंचुरी थी उस टाइम पे ये माना जाता था कि ये जो एयर है ये एक तरह का सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट किए गए उससे ही इनको पता चला कि एयर क्या है, सब्सटेंस ना होकर एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि एयर मिक्सचर है, और अब किस तरह की गैसेस का मिक्सचर है या कंपोनेंट्स कौन से हैं ये हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है वाटर वेपर। ठीक है, यहाँ पे वाटर वेपर की बात कर रहे हैं। वाटर वेपर एक मिक्सचर है, एक कंपोनेंट है एयर का। तो ये कैसे, तो आपको अगर याद होगा कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में एक एक्टिविटी की थी जिसमें क्या था, बॉटल को हम लोग ने फ्रिज से निकाला था। ठीक है, जैसे हम उसको, और उसकी जो सरफेस होती है, या एक ग्लास हम लोग ने लिया था, उसमें पानी था, उसमें आइस हम लोग ने डाली थी। ठीक है, तो जैसे ही आइस डाली हम लोग ने देखा कि जो ग्लास है उसके चारों तरफ क्या हो गई थी, वाटर वेपर थी, वो कंडेंस होकर उसके कूल सरफेस पे आ गई थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो ग्लास के चारों तरफ की एयर थी वो गर्म थी, और जो ग्लास की सरफेस थी वो ठंडी थी, जिसकी वजह से वो एयर जो होती है उस पर कंडेंस कर जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें वो ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं कूल्ड सरफेसेस पर। ठीक है, तो यही बताता है कि जो हमारी एयर है उसका एक कंपोनेंट वाटर वेपर भी है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। ठीक है, तो वाटर साइकिल के लिए भी हमारी वाटर वेपर कितनी इंपॉर्टेंट थी, आपको ये याद है कि हमने किस तरह से कंडेंसेशन चल रहा था, किस तरह से एवापोरेशन हो रहा था। ठीक है, और उस तरह से पूरी हमारी साइकिल चल रही थी, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, वाटर में पढ़ा है। अब बात करते हैं इसके दूसरी, यानी कि एक हमें एयर मिक्सचर है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से पहला कंपोनेंट हमने पढ़ लिया वाटर वेपर। अब हम दूसरा कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को हम किस तरह समझेंगे, हम एक्टिविटी 3 के थ्रू समझेंगे। इसमें इन्होंने बराबर की 2 कैंडल्स ले ली हैं। ठीक है, और उनको जला दिया है। अब इसको चेक करने के लिए इन्होंने एक टम्बलर लिया है। अब हमें जो टम्बलर लेना है वो उसकी हाइट से थोड़ा सा ऊपर लेना है, ताकि ये बिल्कुल उसके यहाँ पर फ्लेम पर ना आए।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद हम इसको बंद करेंगे। जैसे ही हम बंद करेंगे हम ये देखेंगे कि ये जो कैंडल है ये फ़ौरन बुझ जाती है, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आया कि ऐसा कोई कंटेंट, ठीक है, ऐसा कोई कंटेंट या कंपोनेंट हमारे एयर में प्रेजेंट है जो कि ये टम्बलर जैसे हम उसको कवर करते हैं तो वो कैंडल बुझ जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बर्निंग के लिए हमें किसी कंटेंट की किसी कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ रही है जो कि ज़रूरी है बर्निंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ इनसाइड ऑफ ग्लास और टम्बलर विच सपोर्ट्स बर्निंग, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो पहले सपोर्ट कर रहा था बर्निंग को, वो टम्बलर ढकने के बाद, कवर करने के बाद वो कंपोनेंट ख़त्म हो गया। जितनी देर वो रहा वो ब्लो करती रही, जलती रही, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह से वहाँ पे ख़त्म हुई, एयर की सप्लाई वहाँ पे ख़त्म हुई, वैसे क्या हुआ, हमारी जो बर्निंग है वो ख़त्म हो गई, ठीक है, बंद हो गई। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बर्निंग में, ठीक है। ये दूसरा कंपोनेंट हमें पता चला, ऑक्सीजन, जो कि बर्निंग में हेल्प करती है। ये हम लोग जानते हैं कि कंबशन है या कोई भी प्रोसेस है तो उसमें बर्निंग में क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो बर्निंग नहीं होगी। जब तक ऑक्सीजन रहेगी तब तक बर्न करता रहेगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी वैसे ही क्या होगा, हमारी फ्लेम जो है वो वहीं पर बुझ जाएगी, ठीक है। तो हमने एयर के मिक्सचर में दो कंपोनेंट पढ़े। पहला पढ़ा था हमने वेपर, ठीक है, वेपर पढ़ी थी पहले हमने ऊपर की तरफ। अब हमने सेकंड पढ़ा ऑक्सीजन, ठीक है। तो वाटर वेपर और ऑक्सीजन दो कंपोनेंट हमें पता चल गए। अब बात कर रहे हैं हम थर्ड कंपोनेंट को, जिसको हम एक्टिविटी 3 के थ्रू आगे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए एक्टिविटी 3 में हमने क्या किया था कि जब कैंडल ब्लू आउट हो गई थी तो जिससे पता चल रहा था कि इसके अंदर एयर कंपोनेंट है जो बर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब वो हमने टम्बलर को उस पर ढक दिया, कवर किया, तो कोई तो गैस थी अंदर की तरफ, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि गैस ना हो। तो जो वो गैस थी वो थी आपकी नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन जब तक थी तब तक वो जलता रहा, सपोर्ट करता रहा बर्निंग को, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई एयर बची थी। वो जो बची हुई एयर थी जो कि बर्निंग में सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन। तो इस तरह जो एयर हमने पढ़ी कि मिक्सचर होती है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब आने वाली है आपकी नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको किस तरह समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो अगर कोई भी कमरा आपका हो जो कि बंद हो और वहाँ पे क्या कोई भी चीज़ हम जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं या कुछ भी जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें वहाँ पे सफोकेशन फील होने लगता है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये इस वजह से हो जाती है कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में निकलती है, ठीक है। तो वो रूम में भरते भरते धीमे क्या हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उससे क्या होता है, हमारा सफोकेशन हो जाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका स्मॉल कंपोनेंट में, लेकिन एयर के अगर हम देखें तो कंपोनेंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। आपके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपरली ऑक्सीजन कंटेंट हमारा रहता है और एनिमल और ह्यूमन आराम से वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट रात में जो होता है, डे टाइम में तो वो ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, लेकिन रात के टाइम में वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, प्लांट एंड एनिमल्स मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज, ठीक है, और गैसेस भी वहाँ पे वो निकालते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्ड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप विच पॉल्यूट अवर सराउंडिंग। इसीलिए कहते हैं ज़्यादातर जो लोग होते हैं, सूखी पत्तियाँ होती हैं या जो एग्रीकल्चर करते हैं, उनमें जो बाद में बचता है, जैसे राइस होता है, वो जब उसको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो बचे हुए जो उसके ट्विग्स होते हैं वो सब क्या कर दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। जलाने से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होने लगता है और भी गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ समझाई जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए कि उसे जलाना नहीं चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो कि एयर में बहुत कम है वो कम ही रहे, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे लिए सफोकेशन का रीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये बात याद रखनी है।
अब हमने इतने कंपोनेंट पढ़ लिए। अब लास्ट आपका यहाँ पे कंपोनेंट दिखा रहे हैं डस्ट एंड स्मोक। जब भी कोई चीज़ हम जलाते हैं, किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो धुआं उठता है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्मोक कहेंगे। ठीक है, स्मोक में बहुत सारी गैसेस और पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अब अगर देखें तो जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, बहुत ही लंबी लंबी सी चिमनियाँ होती हैं ताकि वो ऊपर की तरफ डस्ट और स्मोक को निकाल दें। ठीक है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है क्योंकि हमारी जो नोज़ होती है उसके थ्रू वो हमारे लंग्स में पहुंचता है। ठीक है, तो बहुत ऊंची बनाने से नीचे तो नहीं प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको प्रॉब्लम होती है उड़ने में। ठीक है, तो उनके लिए भी वो गैसेस अच्छी नहीं होती। अब अगर हम डस्ट पार्टिकल्स बात करें तो डस्ट पार्टिकल्स हमेशा एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हमें देखने को भी मिलता है। ये हम एक्टिविटी 4 के थ्रू समझेंगे। कोई भी रूम है आपका, स्कूल में हो या घर में हो, तो वहाँ पे अगर सपोज़ कोई भी स्लिट होता है, थोड़ा सा भी छेद होता है, तो वहाँ से क्या होता है, जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि इस तरह से हमें सनलाइट अंदर आती दिखती है और सनलाइट में यहाँ पर हमें क्या दिखते हैं, पार्टिकल्स दिखते हैं। सूरज की रोशनी आ रही है और वहाँ पे हैं डस्ट पार्टिकल्स, तो वो हमें प्रॉपरली उस स्लिट के थ्रू दिखने लगते हैं कि ये एक बीम आ रही है और यहाँ पे कैसे कैसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, टाइनी आपके शाइनिंग पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं और जो कि मूव करते हुए दिखते हैं। अब इनकी बात की जा रही है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, व्हाट आर दीज पार्टिकल्स, से किस तरह के पार्टिकल्स हैं। अगर हम ड्यूरिंग विंटर यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज। इसी तरह से जब विंटर्स होता है तो उस टाइम पे जो पेड़ होते हैं उनके थ्रू भी हमें ऐसे बीम आती है सनलाइट की, उसमें भी हमें डस्ट पार्टिकल डांस करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, यही प्रूव करता है। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल। द प्रेजेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, अब ये वेरी करेगा। अगर बहुत ज़्यादा डस्ट है तो ज़्यादा हमें दिखेंगे, ये डेंसर फॉर्म में दिखेंगे, और अगर कम है तो वो रेयरर फॉर्म में दिखेंगे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसीलिए जब भी कहते हैं, बड़े जो होते हैं बच्चों को टोकते हैं कि बेटा मुंह खोल के सांस मत लो, इसीलिए कहते हैं कि नाक से सांस लो, अपने नोस्ट्रल के थ्रू सांस लो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है आपका कि छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है जो कि रोकते हैं कि वो पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर ना जा पाएँ। ठीक है, बूझो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है, पिक्चर को देख रहा है कि यहाँ पे जो पुलिसमैन है ये मास्क पहने हुए, अब जहाँ पे ये पुलिसमैन खड़ा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल देख रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, डस्ट होगा, पोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से इसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो ना पहुँच पाएँ, इसलिए यहाँ पर मास्क को लगाए हुए। ठीक है, तो ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि मुंह खोल के सांस ना लें, ताकि वो जो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या पॉल्यूट एयर है वो आपकी बॉडी के अंदर ना पहुँचे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि एयर जो है वो किसका क्या चीज़ है। एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो कि हमने पढ़ ली, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा भी गैसेस होती हैं, लेकिन आप लोग का क्योंकि क्लास 6th है इसलिए इतनी डिटेल में नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहले वांट्स टू नो व्हाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ द विंडोज इफ़ नॉट वाइप्ड ऑफ रेगुलरली अपीयर्स हैज़ी। जो हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो घर का हो, वो थोड़े दिन बाद गंदा में हैज़ीनेस वहाँ पे क्यों दिखती है, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स उससे चिपक जाते हैं। तो अगर हम उसको साफ़ कर देते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, बूझो क्या कह रहे हैं, बूझो वांट्स टू नो व्हाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर, ठीक है, वन इज़ एडवाइज टू रैप अ वुलन ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग। ठीक है, बूझो ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब किस तरह जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, फायर, आग लगती है, तो उसे कहा जाता है कि जो ब्लैंकेट है उससे उसको ढक दो, क्योंकि हमने भी पीछे पढ़ा कि बर्निंग के लिए, ठीक है, कंबशन या बर्निंग के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए वहाँ पे ब्लैंकेट से उसको, जो भी एरिया जल रहा होता है, फायर होती है वहाँ पे वुलन ब्लैंकेट से उसको ढक दिया जाता है, ताकि जब ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो वो अपने आप वहीं पे बुझ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर। यहाँ पे नाइट्रोजन इतने पार्ट आपको दिख रहा है, फिर ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस इतने अमाउंट में है। अगर हम ऊपर देखें तो 99% आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलती है और 1% में बाकी अदर गैसेस देखने को मिलती हैं। आप लोग को ये रेशो यहाँ पे याद रखना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 99% एंड रिमेनिंग जो है वो 1% है। How does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? ठीक है, किस तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए,
ठीक है, जो कि वाटर में रहते हैं और सॉइल में रहते हैं। तो इसको एक्टिविटी को हम देखेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी अपनी यूटेंसिल ले लेना है, कोई भी जिसमें हम चाय बनाते हो, तो उसमें हमें पानी डालना है और पानी डालकर उसे गर्म करना है। आप अगर प्रॉपर्ली उसको देखें तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे से बबल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो एयर होती है वो आपकी निकल जाती है, ठीक है। और एयर निकलने के बाद जो बचता है, अगर हम उसको ढक देते हैं तो उसमें फिर अब जो एयर होगी वो नहीं रहेगी। इसको ज़रा पहले देख लेते हैं कि ये पहेली क्या कह रही है। हेयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम पहेली, विल द टाइनी एयर बबल्स seen before the water carefully actually boils also appear? We do the activity by reheating boiled water kept in the airtight bottle. If you don't know the answer, you may try to doing it and see for yourself. यही जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसी में क्वेश्चन करिए कि एक बार अगर एयर बबल्स निकल जाते हैं और उसको फिर हम ढक देते हैं एयरटाइट कंटेनर्स में, तो क्या जब हम इसे दोबारा हीट करेंगे तो क्या इसमें फिर से एयर निकलेगी? तो नहीं निकलेगी, ठीक है। कि ये जो बबल्स है ना यहाँ पे, तो वो एक बार निकलने के बाद उसको दोबारा जब हम हीट करेंगे तो वहाँ पर वो एयर वापस नहीं आएगी, ठीक है। जो भी डिज़ोल्व्ड एयर थी वो निकल गई बबल्स के फॉर्म में। यहाँ पे ये बता रहे हैं दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिज़ोल्व्ड इन वाटर। जब हम उसको हीट करते हैं तो वो वाटर से निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, लेकिन जब हम उसे दोबारा हीट करेंगे तो वो हमें वहाँ पर फिर से एयर बबल्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्न्स इनटू वेपर, वेपर में चेंज होने लगेगा और फिर फाइनली बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, जो कि हमने वी लर्न इन चैप्टर 8 और 9 में हमने ये देखा है। दैट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज्ड इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। हमने चैप्टर 8 और 9 में ये पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, पानी के अंदर जो रहते हैं वो किस तरह से लेते हैं, वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को पानी से, वाटर से लेते हैं। H2O हमने पढ़ा हुआ है, H2O में ऑक्सीजन O होता है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है जो कि एनिमल्स लेते हैं और उससे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट? ऑब्वियसली जो कि सॉइल में रह रहे हैं उनको भी चाहिए हुआ है। तो जैसे कि आपका अर्थवॉर्म है, वो आपके बरोज बना के रहता है, तो वो किस तरह से ऑक्सीजन को लेता होगा, उस बरो में भी एयर जाती है, उससे वो क्या करता है, जो हमारी जो सॉइल होती है उससे वो ब्रीदिंग करता रहता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब एक्टिविटी 6 समझ रहे हैं। यहाँ पे ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जैसे अगर हम एक बीकर लेते हैं और उसमें थोड़ी सी सॉइल डाल देते हैं, जैसे उसमें पानी डालेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ एयर बबल्स निकलेंगे, ठीक है। और एयर बबल्स जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और उसकी जगह पे पानी वहाँ पर एंटर हो जाएगा, यानी कि एयर हटी और पानी ने, वाटर ने उसकी जगह ले ली, ठीक है। यहाँ पे आगे बात करें द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं या प्लांट रूट्स हैं, वो भी रेस्पायर करती हैं। तो वो किस तरह करती होंगी, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही पानी डालते हैं तो पानी, एयर वहाँ से निकल जाती है और पानी वहाँ पर जगह ले लेता है। अब पानी, इसीलिए ये देखा जाता है जब हैवी रेनफॉल होता है तो जो आपके अर्थवॉर्म्स होते हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं, क्योंकि इतना पानी बरसता है कि सारी जो एयर बनाई हुई है उन्होंने अंदर, उसको वो एयर वाटर से रिप्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उनको ऊपर आना पड़ता है और वो फिर ब्रीदिंग करने के लिए ऊपर आते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात यहाँ पे समझनी होगी किस तरह से वो रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो उनको बाहर आना पड़ता है, क्योंकि एयर से रिप्लेस हो जाता है वाटर, वाटर वहाँ पे भर जाता है और एयर वहाँ से निकल जाती है, जो कि हमने एक्टिविटी के थ्रू समझा कि जब हमने सॉइल पर वाटर डाला तो क्या हुआ, एयर बबल्स निकले। इससे हमें ये बात समझ में आ गई इस एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस, किस तरह से वो रिप्लेस करती है इधर उधर, ठीक है। तो मेन हमें पहले भी हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं और उस खाना बनाने में वो CO2 का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और बदले में वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं और अपने लिए ग्लूकोज बना के स्टोर करते हैं और साथ में वाटर भी निकालते हैं। ये दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जो रात का टाइम होता है उसमें वो खुद रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, और उस टाइम पे वो खुद कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगी। बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देन दे कंज्यूम, ठीक है। जितना ये ऑक्सीजन दिन में निकालते हैं उससे बहुत कम अमाउंट ऑक्सीजन रात में लेते हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कांट लाइव विदाउट प्लांट्स। ऑब्वियसली प्लांट्स बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जहाँ पे भी होता है कि प्लांटेशन करना चाहिए, हमें अपने घर में आगे पीछे जगह हो या नहीं हो वहाँ पे हमें थोड़ी सी कच्ची मिट्टी लेना है और मिट्टी में अपना पौधा लगा देना है, ताकि जो हमारी ऑक्सीजन का बैलेंस है
वो बना रहे हैं, क्योंकि पेड़ काट काट के हम क्या कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। तो एक दिन ऐसा ना आए कि सारे प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, प्लांट क्या करते हैं, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं उसको खींच के और कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन भी बना रहे हैं प्लस अपना खाना भी बना रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये अपना चलती रहती है, जिसके थ्रू हम लोग का एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुई। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यही बता रहा है कि हम लोग कितने आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम यहाँ पर अर्थ में लाइफ ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे विंड मिल को दिखा रहे हैं और इस विंड मिल को दिखाने के बाद ये कह रहे हैं कि इस विंड मिल को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने विंड मिल लगा दी, अब आपकी जब हवा चलेगी तो अपने आप ये चलेगी। इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम ट्यूबवेल्स को इससे कनेक्ट करके उससे पानी निकाल सकते हैं, या हम उससे जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जो हमारी हवा है, एयर है, उसकी हेल्प से हम बहुत सारे यॉट चलाते हैं, ग्लाइडर्स चलाते हैं, पैराशूट चलाते हैं और एरोप्लेन्स उसकी हेल्प से चलाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बर्ड, बैट्स और इंसेक्ट्स हैं वो भी इस एयर की वजह से ही फ्लाई कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। ठीक है, इस तरह से एयर जो है हमारे जो डिस्पर्सल होता है सीड्स का, ठीक है, सीड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन होता है, वो भी हमारी एयर की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे पूरा उसमें देखा जाए तो एयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। वाटर साइकिल में भी देखा जाता है कि एयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जैसे ओशन का जो खारा पानी होता है वो इवेपोरेट करता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, ठंडा होता जाता है, फिर हवा के थ्रू वो किसकी तरफ आता है, लैंड की तरफ आता है। लैंड के थ्रू फिर क्लाउड से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, आपकी बारिश होती है, रेन होती है और वो वापस हमें फ्रेश वाटर वहाँ पे मिल जाता है। तो एयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वाटर साइकिल में। ठीक है, और जो क्लाउड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लाने में भी आसानी होती है। तो इस तरह से हमने अपने चैप्टर को यहीं पे ख़त्म किया, जिसमें हमने कीवर्ड्स एटमॉस्फेयर पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक एंड विंडमिल को भी पढ़ा। अब हम एक बार समरी देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एयर है वो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि एयर इन मोशन, जब एयर अपने मोशन में आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, हवा कहते हैं। एयर जो होती है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस। हमने एक्टिविटी के थ्रू देखा था कि बॉटल में एयर का कंटेंट था। ठीक है, टिल्ट करने पे जैसे जैसे एयर एस्केप होने लगी और वाटर एंटर होने लगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एयर प्रेजेंट है वाटर एंड सॉइल, दोनों जगह हमारी एयर जो है वो प्रेजेंट है। एयर क्या चीज़ है, हमारी मिक्सचर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हैं, टोटल 99% बनाती हैं। बाकी 1% में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और कुछ 10 पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, ये हमने पढ़ा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का होना। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या फैला हुआ एक एनवेलप है। ठीक है, वो इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर है तभी हमारी लाइफ है, वरना लाइफ यहाँ पे ना होती। एक्वेटिक एनिमल्स किस तरह से ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ऑब्वियसली प्लांट और एनिमल्स एक तरह से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एंटागोनिस्टिक प्रोसेस यहाँ पर होती हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पूछा है कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि टोटल 99% हमारी होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और 1% में आपकी वाटर वेपर, वाटर वेपर, आपके डस्ट पार्टिकल्स और ये सारी CO2 गैसेस होती हैं। ठीक है, आगे बात करें, जैसे उन्होंने पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन पे कह रहे हैं, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि बर्निंग के लिए हमने 2 कैंडल्स ले ली थी और उसमें टम्बलर से उसको ढका था। ठीक है, कवर कर दिया था, जिससे हमें पता चल गया था कि बर्निंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू शो दैट एयर डिजॉल्व इन वाटर। ये हम कैसे बताएंगे कि कैसे डिजॉल्व होती है आपकी वाटर, तो हम इसको उसके थ्रू एक एक्सपेरिमेंट हमने एक्टिविटी की थी।
ठीक है, कि हमने उसको गर्म किया था, उससे गर्म करने से बबल्स निकले थे, बबल्स निकलने के बाद हमने उसको एयर टाइट बंद कर दिया था। फिर देखा था कि जब हम दोबारा उसको रीहीट कर रहे हैं तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। इससे हमें समझ में आ गया कि वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है। ठीक है, और भी आप एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ है, वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन विल श्रिंक इन वाटर। अगर हम कॉटन वूल लेते हैं और उसको वाटर में डालते हैं तो वो क्यों श्रिंक कर जाता है? क्योंकि जो कॉटन वूल होता है आपका, उसमें क्या होती है, एयर स्पेसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे हम उसको पानी में डालते हैं तो वो एयर हटती है वहाँ से और वाटर उसकी जगह ले लेता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हम देखें, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, आपको ये याद रखना होगा। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज CO2। ठीक है, जो कि हम रेस्पिरेशन में निकालते हैं और फूड इसको यूज़ करके कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं एयर की वजह से। एक तो वाटर साइकिल हो गई, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गई, फोटोसिंथेसिस हो गई, ठीक है, आपके जो यॉट हैं वो सेल करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। विनोइंग प्रोसेस हमने देख पढ़ी थी, वो भी आ जाएगी। ठीक है, एयर की वजह से पॉसिबल है। तो आप और भी लिख सकते हैं, ये हमने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन 9 कह रहा है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट होती है एक्सचेंज और गैसेस को एक्सचेंज करने में। ठीक है, ये दो प्रोसेस आप इसको बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सचेंज होता है। ठीक है, आपका चैप्टर 15 यहीं पे ख़त्म होता है और आपकी बुक का ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका एक और चैप्टर आएगी और फिर आपकी क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगी NCERT। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।